शुरुआत देश की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में बड़ी टूट हुई है। राज्यसभा में आप के 2/3 सांसद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही राघव चड्ढा समेत 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन ने राघव चड्ढा समेत सभी सांसदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और उनका मुंह मीठा करवाकर बीजेपी में स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ सभी सांसदों के साथ बैठक भी की। दिलचस्प है कि 15 दिन पहले राघव चड्ढा को हटाकर जिन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था, वो अशोक मित्तल भी अब बीजेपी में जा रहे हैं। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह पार्टी को अलविदा कह दिया है। वहीं पार्टी में टूट के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, साथ ही पंजाब को धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली का सियासी पारा आज हाई रहा। राघव चड्ढा ने अपनी एक चाल से केजरीवाल को जबरदस्त मात दे दी। वहीं से पहले राघव चड्ढा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान राघव ने आम आदमी पार्टी पर मूल्यों से भटकने का आरोप लगाया। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। साथ ही खुद को गलत पार्टी में रहने का भी दोषी माना। और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। राघव चड्ढा के सियासी खेल ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा डेंट दिया है। आम आदमी पार्टी में इस बड़ी टूट के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं कि देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, मानना पड़ेगा। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो डरते हैं वो भाजपा में जाते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी की एक बी टीम है। आज वो पर्दा हट गया, आज सबके सामने आ गया। जो बात हम शुरू से कहते आए थे, आज उसका पर्दा हट गया। और अब बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जहां पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होना है। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने 4 मई वाला रिजल्ट बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि दूसरे फेज के प्रचार के लिए नॉर्थ 24 परगना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को बधाई दी और कहा कि पहले चरण के मतदान में लोगों ने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने का दावा किया। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जीत की जो भविष्यवाणी की है वो पहले चरण की वोटिंग के बाद ही कर दी है। अभी 142 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है और जिस तरह से वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा है वो बहुत कुछ बता रहा है कि इस बार की जीत प्रचंड बहुमत वाली होगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से रुझानों का बखान कर रहे हैं। एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग से बीजेपी गदगद है, तो वहीं टीएमसी का खेमा कुछ शांत सा नजर आ रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपने स्वभाव से उलट नजर आ रही हैं। ना ही बम्पर वोटिंग पर कोई बयान आया है और ना ही उत्साह दिख रहा है। हालांकि ये जरूर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी के प्रति जनता का समर्थन बता रही है, लेकिन दूसरे दौर के प्रचार के लिए अब केवल 4 दिन का ही समय बचा है, जहां इस दौरान बीजेपी ने संगठन के तौर पर पूरा दमखम लगा दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में ही सीमित कर लिया है। सवाल है कि क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है? ऐसी बातें कहने के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास रहा है। साल 2011 में बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, उस वक्त सत्ता बदल गई। वैसी ही स्थिति इस बार भी दिख रही है, जहां पहले चरण में करीब 93% वोटिंग हुई है। अमूमन ऐसी तस्वीर सत्ता परिवर्तन की आहट होती है, लेकिन सियासत में 2 और 2 4 नहीं 22 होते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी हाथों में कैमरा थामे हुए दिखे। हुगली नदी की सैर पर निकले पीएम ने हुगली और पश्चिम बंगाल की खूबसूरती से लोगों को रूबरू करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। हुगली नदी का तट, हाथों में कैमरा और कई अलग अलग एंगलों से तस्वीरें क्लिक करते लोगों ने जब पीएम मोदी को देखा तो हर कोई चौंक गया। विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज के करीब फोटोग्राफी करते पीएम ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। पीएम मोदी ने हुगली के नाविकों और सुबह टहलने वाले लोगों से भी मुलाकात की। देश के प्रधान को अपने बीच पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए तो मोदी भी लोगों का अभिवादन करते दिखे। पीएम ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्हें नाव चलाने वाले लोगों से मिलने का मौका मिला। उनकी कड़ी मेहनत की प्रवृत्ति सराहनीय है। चुनाव के बीच मोदी का रिलैक्स करते जब वीडियो सामने आया तो ये विपक्ष की टेंशन को बढ़ा देने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी वाराणसी में नौका विहार करते हुए नजर आए थे। चुनाव के बीच इसे एक स्ट्रेटजी भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बीच इस तरह टेंशन फ्री रहना विपक्ष के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, जिसको लेकर कई राज्यों से बंगाल के लोग वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े हैं, जिसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में आज गुजरात के सूरत से भी एक स्पेशल ट्रेन पश्चिम बंगाल के लिए निकली, जिसमें सूरत में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर सवार हुए। इस दौरान ट्रेन में लोगों में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऐसे भी एक साल गांव नहीं गया तो जाना ही था, तो चुनाव आ गया तो इसलिए चुनाव में जा रहा हूँ। बंगाल में जा रही हूँ वोट देने के लिए, इलेक्शन है इसलिए जा रही हूँ उधर। पूरी ट्रेन बंगाल जा रहे लोगों से भरी हुई नजर आई। वोटिंग को लेकर ऐसा जोश और उत्साह साफ इशारा कर रहा है कि दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज्यादा वोटिंग होने वाली है। बता दें कि पहले चरण में 93% वोटिंग पूरी हुई, जो पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। और अब दूसरे राज्य से आ रहे लोग इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तैयारी में है। और अब बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज विधानसभा में ध्वनि मत से बहुमत साबित कर दिया। इस दौरान सदन में तीखी बहस भी देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नीतीश कुमार का नाम लेकर तंज कसा। साथ ही सम्राट चौधरी को लालू पाठशाला से निकाला हुआ बता दिया। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले। साथ ही दावा किया कि आगे बैठे लोग ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, जिस पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूँ। बिहार विधानसभा में तीखी बहस ने साफ कर दिया है कि आने वाले सत्र में दोनों खेमे में जमकर सियासी कटाक्ष चलेंगे। बिहार के दरभंगा में सम्राट बुलडोजर गरज रहा है। अवैध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। सीएम पद संभालने के बाद से ही सम्राट चौधरी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अपराधियों को लगातार वार्निंग देने का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ भी एक्शन जारी है। एक्शन दरभंगा में देखने को मिला। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य और सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत अतिक्रमण की गई जमीन को बुलडोजर के जरिए खाली कराया गया। अवैध मकानों दुकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने साफ मैसेज दिया कि अतिक्रमणकारी खुद कब्जा हटा ले, नहीं तो उनके मकानों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन प्रशासन की टीम पहले ही भारी पुलिस बल के साथ पहुंची थी, जिससे कार्रवाई के दौरान किसी तरह की गड़बड़ नहीं हुई।
और अब बात मुंबई की, जहां के कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नासिक टीसीएस जैसा मामला सामने आया। मुंबई पुलिस ने अशरफ सिद्दीकी नाम के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर व्हाट्सएप के जरिए लगातार अश्लील मैसेज, वीडियो और कॉल करके परेशान कर रहा था। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पीड़ित युवती एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का काम करती है और आरोपी अशरफ की इस कंपनी में काम करता है, जिससे न केवल कई बार मैसेज कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, बल्कि साथ काम करने वाली लड़कियों के लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी अश्लील तस्वीर भेजी। घबराई पीड़िता ने फौरन मुंबई पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में पहली बार ये घटना सामने आई है कि एक हिंदू लड़की को उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के धर्मांतर के लिए प्रोवोक किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसको अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे थे। इसलिए आज पहला कॉर्पोरेट जिहाद का मैटर यहाँ पे आज रजिस्टर हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक पर यौन उत्पीड़न, पीछा करना, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन उत्पीड़न का मामला FIR दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भी काफी आक्रोश है। पर उनकी जो धारा है, सख्त से सख्त धाराएं लगाए ताकि इनको सख्त से सख्त सजा मिले और इसकी दहशत जो है और कठिन लोगों को मिले। फिलहाल पुलिस इस आरोपी से जुड़े कई और मामलों को लेकर भी जांच कर रही है।